तो ये कहता हूँ कि संविधान हत्या दिवस घोषित करके बहुत बड़ी भूल प्रधानमंत्री जी से हो गई है कि आपातकाल लागू किया गया। तो आपातकाल लागू किया गया संविधान में निहित प्रावधान के तहत। संविधान हत्या दिवस घोषित हो ही नहीं सकी। इतिहास मिटाने की बात नहीं है, भारतीय संविधान जीवन शैली से जुड़ा है। इन्होंने कुछ राजनीतिक कारण देखा, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टियां भी इंदिरा जी के खिलाफ थी। यदि संविधान हत्या दिवस को सामने रखेंगे तो ये समाजवादी आंदोलन से उठी हुई पार्टियां विरोध नहीं कर पाएगी और हो सकता है इंडिया गठबंधन को नुकसान हो। तो बचाव पक्ष का वकील कह सकता है किस धारा के तहत कार्रवाई, फलाने धारा। तो भाई ये धारा कहाँ है? संविधान में। तो संविधान तो 25 जून 1975 को उसकी हत्या हो गई। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। पिछले दिनों जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 25 जून 1975 को संविधान हत्या दिवस के तौर पर घोषित किया, उसके बाद से राजनीतिक तौर से एक भूचाल आ गया। एक बहस छिड़ गई कि आखिरकार पास्ट में हुई एक भूल को किस तरीके से आज के समय में पूरी तरीके से उसको हत्या के नाम पर जो है हत्या दिवस घोषित किया जा सकता है। बहस छिड़ गई और उसके बाद कई सवाल उठ गए कि आखिरकार 10 साल बाद 25 जून 1975 को ही, जब सरकार को 10 साल हो गए हैं, तो सरकार को ऐसी नौबत क्यों आ पड़ी कि उसको हत्या दिवस के तौर पर घोषित करना पड़ा। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवक्रांति, जो युवाओं में नवक्रांति के अग्रदूत माने जाने वाले और साथ ही में गुरु नाम से प्रसिद्ध हमारे साथ पे प्रसिद्ध भास्कर राव रोकड़े जी हैं, जिनसे हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। आपको बता दूं, थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय में पत्र भी लिखा है और एक अनोखी मांग यहाँ पर इन्होंने कह दिया। अपने ही तथ्य इस पूरी जो घोषणा की गई है पूरी तरीके से हत्या दिवस की, यानी कि संविधान हत्या दिवस की, उस पर इन पर सीधा इन्हीं से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपका पढ़ रही हूँ, काफ़ी कुछ आपने जो है समाज के लिए, देश के लिए की है और जिस तरीके से आपने पत्र किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा आपने इस विषय पर की है। आपने कहा संविधान हत्या दिवस घोषित करना एक बड़ी भूल है। तो आपसे सीधा ही करूंगी कि सर, क्यों आपको लग रहा है कि जो सरकार ने संविधान का हत्या दिवस घोषित कर दिया है, भूल क्यों है? देखिए, भारत में आपातकाल जो लागू किया गया था वो आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए लागू किया गया। वो आपातकाल सही था या गलत था, मैं इस बारे में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मुख्य बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक सुरक्षा को लेकर आपातकाल लागू करने के प्रावधान थे और उन प्रावधानों के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। अब सवाल उठता है क्यों की? उस समय में, उससे पहले कई घटनाक्रम हो चुके थे। एक तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरी चीज़ राजा महाराजाओं का प्रिवी पर्स बंद करने, तीसरी चीज़ उसी समय में भारत पाक युद्ध हुआ और बड़ी सफलता मिली। दोनों विभाजन हुआ था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े बट गए थे, बड़ी सफलता थी। उसके बाद में मुख्य खनिजों के खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पूंजीपति वर्ग एकदम खिलाफ में था। इधर में देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का जो विरोधी था वो कमज़ोर हुआ। लेकिन उसी समय श्रीमती इंदिरा जी ने 18 मई 1974 को पोखरण में पहली बार परमाणु विस्फोट करके, परमाणु परीक्षण करके, सॉरी विस्फोट नहीं, परीक्षण करके देश की शक्ति को विश्व समुदाय के सामने रखा। तो संपूर्ण विश्व का ध्यान भारत पर केंद्रित था और भारत के अंदर अगर उथल पुथल मची रहे तो इसका लाभ दूसरे देश उठा सकते थे। इस वजह से आपातकाल लागू करने की नौबत आई, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन सर, जिस तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 10 साल सत्ता में हो गए। जब अब 24 का चुनाव हुआ, हमने देखा संविधान को लेकर के एक अलग ही लड़ाई नजर आई। उधर विपक्षी दल में बैठे लोगों ने बोला संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, और इधर से प्रधानमंत्री मोदी जी अब 10 साल बाद केंद्र सरकार कह देती है। तो आखिरकार ये लड़ाई संविधान बचाओ से हत्या दिवस पर कैसे पहुंच गई? मुझे इसमें कुछ न कुछ राजनीतिक चालबाजी नज़र आ रही है। ये संविधान के विरोध की बात इसलिए, संविधान बचाओ की बात इसलिए कर रहे थे कि कुछ परिवर्तन हुए थे। वो परिवर्तन सही हुए या गलत हुए, लंबी बहस का विषय है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अचानक इन्होंने कुछ राजनीतिक कारण देखा, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टियां भी इंदिरा जी के खिलाफ थी और उस समाजवादी से अंकुरित हुई पार्टियां, समाजवादी आंदोलन से अंकुरित हुई पार्टियां आज इंडिया गठबंधन में हैं। तो उनको लगा यदि संविधान हत्या दिवस को सामने रखेंगे तो ये समाजवादी
आंदोलन से उठी हुई पार्टियां विरोध नहीं कर पाएगी और हो सकता है इंडिया गठबंधन को नुकसान हो, इस आशय के साथ भी ऐसा किया गया हो। लेकिन मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। मेरे सामने एक ही जटिल सवाल है और वो ये है कि उस समय जो भी हालात रहे होंगे, आपातकाल लागू किया गया तो आपातकाल लागू किया गया संविधान में निहित प्रावधान के तहत, संविधान की हत्या करके नहीं किया गया। संविधान हत्या दिवस घोषित हो ही नहीं सकती, संविधान की कोई उपेक्षा भी नहीं कर सकता। आपातकाल का समापन भी संविधान के दायरे में ही हुआ, उसके बाद चुनाव भी संविधान के दायरे में हुआ। आई हुई सरकार ने शपथ ग्रहण भी चुनाव का ही नाम पे ली। उसके बाद में निरंतर सरकार चल रही है उसी संविधान के तहत, न्यायालय चल रहे हैं उसी संविधान के तहत, पुलिस कार्रवाई कर रही है उसी संविधान के तहत। मतलब संविधान की हत्या हो गई तो क्या मरे भी संविधान के भरोसे हम चल रहे हैं? बिल्कुल वही सवाल मेरा बनता है सर। आप एक लेखक भी हैं और आपकी काफ़ी पकड़ है लेखक की जो फील्ड है, तो कैसे आप देखते हैं कि संविधान जिसके ऊपर ये पूरा देश जो है एक तरीके से बसा हुआ है, बना हुआ है, उसी की रचना पर, कैसे आप देखते हैं कि संविधान की हत्या दिवस ही सरकार ने घोषित कर दिया? देखिए, सबसे बड़ी समस्या विश्व मंच पर आएगी। विश्व मंच पे अगर हमारे सामने कोई पड़ोसी देश होता है तो हम कहते हैं वहाँ तो संविधान को रौंद दिया गया, मतलब उस देश की अच्छी स्थिति नहीं होती। अगर भारत के राजपत्र में, भारत का राजपत्र यह प्रकाशित करता है, सरकार के निर्णय से गजट में नोटिफिकेशन हो जाता है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा या संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाएगा, इसका मतलब 25 जून 1975 को संविधान की हत्या हो गई, संविधान अब बचा नहीं। तो क्या संविधान के मरने के बाद, संविधान के खत्म होने के बाद में दूसरा संविधान बनाया गया क्या? जिस समय संविधान बनाया गया था 299 सदस्यों ने मिलकर बनाया था। इसकी रचना बड़ी जटिलतम की गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, मैं लेखक हूँ जानता हूँ किस प्रकार चीज़ों को जोड़ करके, क्रमबद्ध करके, लिपिबद्ध करके ग्रंथ तैयार किया जाता है और उतने लोगों के विचारों को एक साथ समेटना आसान काम नहीं था। तो नया संविधान बना नहीं, उसी संविधान के भरोसे चल रहे हैं, तो मरे भी संविधान के भरोसे हम कैसे चल सकते हैं? एक बात बहस का विषय बन सकता है, न्यायालय में जो केस चल रहे होंगे तो बचाव पक्ष का वकील कह सकता है किस धारा के तहत कार्रवाई, तो फलाने धारा। तो भाई ये धारा कहाँ है? संविधान में। तो संविधान तो 1975 में ही 25 जून 1975 को उसकी हत्या हो गई, तो हत्या भी संविधान की धारा के तहत हम पे कार्रवाई कैसे कर रहे हैं? विश्व मंच पर एक बात आएगी, विश्व मंच पर यह बात आएगी कि भाई भारत में संविधान ही नहीं है, बिना संविधान के भारत चल रहा है, तब क्या जवाब देंगे? हो सकता है उन परिस्थितियों में हमारे प्रधानमंत्री जी या सरकार ये निर्णय ले कि भैया संविधान हत्या दिवस तो हमने घोषित कर दिया, पूरे विश्व में चर्चा है, तो अब हमको नया संविधान बनाना पड़ेगा। यदि ये नया संविधान बनाते हैं तो वो BR अम्बेडकर जी ने जिन भावनाओं के साथ उसकी रचना किया था, उनका क्या? आप नया संशोधन कर सकते हैं, संशोधन जोड़ सकते हैं, लेकिन संविधान की हत्या करके जोड़ने का आशय हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन राव जी जो बात आपने अभी रखी है कि हो सकता है जिस तरीके से अगर संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया तो इससे ये माना जाए कि संविधान, ये वाला संविधान मर चुका है, नया संविधान बनाने की जरूरत पड़ेगी। फिर अगर इस तरीके की बात करें, हमने देखा चुनाव में 400 पार का नारा दिया गया और उस 400 पार का नारा कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कहा था कि हमें नया संविधान लाना है ताकि इस तरीके की बात एक लोगों में फैली। उसी को देखते हुए विपक्ष ने उसको अपने हथियार बनाया और संविधान बचाओ का एक नारा दे दिया। तो क्या आप जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं नया संविधान बनाना सकता है, तो क्या इसी को देखते हुए पूरा जो है संविधान हत्या दिवस को घोषित किया गया है? तब उनका समीकरण हो सकता है काम न दिया हो, 400 पार नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उनके सलाहकारों ने बताया होगा कि संविधान की हत्या दिवस घोषित कर दो तो नया संविधान बना लेंगे। ठीक है, आप नया संविधान भी बना लेंगे, संसद है, निर्वाचित सदस्य हैं, लेकिन 49 साल को आपको जीरो घोषित करना पड़ेगा। इसको जीरो कैसे घोषित करेंगे? इन 49 सालों में जितनी भी कार्रवाइयाँ संविधान के तहत हुई है वे सब जीरो घोषित हो जाएंगे। तब भारत के सामने कितनी विपरीत परिस्थितियाँ पैदा होगी। संविधान शून्यता का 49 साल, इसकी भरपाई आप कहाँ से कर पाएंगे? ये तो सर बड़ी भयंकर बात आप बता रहे हैं। ये तो जो मंशा थी घूम फिर करके वो मंशा ही पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से बोला गया था कि संविधान बदलना है और अब नया संविधान, तो क्या आप पुराना इतिहास मिटाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? देखिए, यहाँ इतिहास मिटाने की बात नहीं है। भारतीय संविधान जीवन शैली से जुड़ा है, जीवन भावनाओं से जुड़ा है, भारतीय से जुड़ा हुआ है। ये साधारण चीज़ नहीं है, इसको मिटाना इतना आसान नहीं है। लेकिन
राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोगों ने कल मुझसे कहा कि राजनेता आमतौर पर कह देते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे हो, लोकतंत्र की हत्या हो गई, तो क्या लोकतंत्र की हत्या हो जाती है? तो ये जुमलेबाजी नहीं है। आम राजनीति के चर्चा के दौरान ये कह दे कि लोकतंत्र की हत्या, तो जुमला है, लेकिन ये जुमलेबाजी नहीं है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ है, मतलब ये प्रावधान बन गया, ये व्यवस्था बन गई। इस व्यवस्था के बाद में आपके पास क्या व्यवस्था है? आप मान के चलिए कि अब हमारे सामने कोई संविधान ही नहीं है, हम बिना संविधान के चल रहे हैं। हम रास्ते में सफ़र करते हैं तो नियम जो हमारे सामने आते हैं वो भी संविधान के ही हैं। हमारी पूर्ण जीवन शैली संविधान पर निर्भर है। अब जब संविधान नहीं तो हम कहाँ? ये तो सवाल है। बिल्कुल, सवाल बहुत ज़्यादा गंभीर है। लेकिन भास्कर जी, यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या सरकार ने अपने ऊपर जो एक धब्बा उन पर लग गया संविधान विरोधी होने का 10 साल में, क्या उसको धोने की कोशिश में आज ये बड़ी भूल कर दी है? देखिए, क्या धब्बा लगा क्या धब्बा नहीं लगा मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कहता हूँ कि संविधान हत्या दिवस घोषित करके बहुत बड़ी भूल प्रधानमंत्री जी से हो गई है। मैंने उनको पत्र आग्रह पत्र के रूप में लिखा है। आग्रह पत्र, आग्रह तो कर सकते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुखिया हैं देश के, अभिभावक जैसे परिवार के होते हैं वो है। कभी कभी हमारे अभिभावक से भी गलती हो जाती है, तो अपनी भूल स्वीकार कर ले, हाँ हमसे गलती हो गई भाई। हम वो क्या होता है, पार्टी मंच पर उनकी बाध्यता बन गई होगी कि हमको बड़ा मीसा के तहत परेशान किया गया आदि आदि, तो संविधान हत्या दिवस घोषित कर दो। भावावेश में उनने कर दिया हो, अपनी भूल सुधार ले और उस निर्णय को वापस ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों की भावनाएं भी बच जाएगी। और यदि वो भूल वापस नहीं लेते हैं तो हम न्यायालय में भी जाएंगे, और बाकी न्यायालय से भी नहीं हुआ तो जन अदालत में भी जाएंगे। सर, आपको क्या मंशा लगती है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है, चाहती तो पहले इस दिवस को घोषित कर देती। 24 का चुनाव जब उनके परिणाम उनके अनुसार नहीं आए, 400 कहाँ 400 बोला था, 240 पे सिमट गई, तो क्या उसी की खिसक निकाली गई, उसी की जो हार की एक बोल सकते हैं पीड़ा के तौर पर? क्योंकि बार बार विपक्ष हमला बोलते दुखती रखते भारतीय जनता पार्टी की कि संविधान बच गया, संविधान बच गया, तो क्या इसी की खिसक निकाले? हो सकता है उन्होंने बोले होंगे ऐसा कैसा संविधान बच गया। अब हम बताते हैं संविधान बचा या नहीं बचा, उनने ये किया होगा। अब इस बारे में मैं क्या लंबा बता सकता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। अच्छा, एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं आपातकाल का पक्षधर नहीं हूँ, ना ही नोटबंदी का पक्षधर था। जिस प्रकार एकाएक आपातकाल लगाया गया उसको एकदम जन स्वीकार्यता नहीं मिल पाई थी, उसी प्रकार नोटबंदी भी एकाएक करने से उसको जन स्वीकार्यता नहीं मिल पाई थी। संविधान के किसी अनुच्छेद या किसी धारा का दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता है, लगता रहा है, लेकिन संविधान की हत्या की बात कभी नहीं हुई है। यह हत्या की बात होना बड़ी गलत बात है। जिस मीसा कानून को लेकर के बहुत ज़्यादा ये डिंडोरा पीट रहे हैं, वो मीसा कानून युद्ध के दौरान सन 1971 में अस्तित्व में आया था, उसके 4 साल बाद आपातकाल लगा था। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि उस समय चाहे जितनी कार्रवाइयाँ हुई होगी वो संविधान के दायरे में हुई, और अगर गलत कार्रवाइयाँ हुई थी तो न्यायालय से बरी भी हो गए लोग। तो संविधान से ही हुआ ना सब कुछ, संविधान को अलग हटके नहीं हुआ। अब ये संविधान हत्या दिवस घोषित करके नया संविधान बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, और इस दिल्ली में कुछ जगह में ऐसे होर्डिंग्स लग गए हैं कि अब नए संविधान की बारी है। ऐसा कहीं कहीं पे लोगों ने बताया कि कुछ होर्डिंग्स लगे हैं। देखिए, मेरे आंखों से कम दिखता है, हो सकता है मैंने नहीं देख पाया होगा, लेकिन आप लोगों ने देख लिया होगा। सर, हमने देखा, देखिए आरएसएस पूरा एक संघ है, बीजेपी निकलकर वहीं से आती है, तमाम इस तरीके की बातें आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है आरएसएस ने जैसे झंडा नहीं लगाया था देश का कई सालों तक, क्या वाकई में एक पूरी साजिश है? जिस तरीके की बातें बड़े लोग कहते हैं, एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी संविधान के साथ खड़ी नहीं मिली। हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी को 10 साल में हमने कभी नहीं देखा, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आते हैं, एनडीए की मीटिंग होती है, वो सीधा ही संविधान को चूमते हुए नजर आते हैं, अपना सर झुकाते हुए नजर आते हैं। देखिए हयन जी, बड़ी अच्छी बात पे ले आए आप, मुझको पिछले अध्याय की ओर ले जा लिया आप। सन 1949 में जब संविधान का ड्राफ्ट मात्र बना था, संविधान लागू नहीं हुआ था, उस समय में आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने ये कहते हुए BR अम्बेडकर का उपहास किया था, कमी गिनाई थी कि इस संविधान में
भारतीय परंपरा राजा महाराजाओं के टाइम समय चली आई व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। यह पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए परिपूर्ण संविधान नहीं है, विरोध किया था। उसके बाद में हिंदू कोड बिल को लागू करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर BR अम्बेडकर दोनों एक थे कि हमको हिंदू कोड बिल को लागू करना ही है, चुनौती भी मान रहे थे। लेकिन उसके बाद में बिना कोड बिल के ही संविधान जारी करना पड़ा, उसका लागू हो गया। उसके पश्चात जो संविधान सभा के सदस्य थे सभी वही सांसद के रूप में काम देखने लगे चुनाव होने के पहले। तब बड़ा भारी विद्रोह शुरू हो गया। BR अम्बेडकर जी अड़े हुए थे हिंदू कोड बिल लागू करने के लिए, और विरोध में राम राज्य परिषद, RSS, उस समय जनसंघ बन के आ गई, जनसंघ और ये हिंदू महासभा, इन सब ने बड़ा भारी आंदोलन किया। 27 सभाएं RSS की यहाँ पे दिल्ली में हुई थी। करपात्री महाराज जो राम राज्य परिषद के थे, उन्होंने बड़ा भारी अभियान चलाया था। कुल मिलाकर के शुरू से ही ये संविधान के कुछ मुद्दों को लेके विरोध में रहे हैं, ये बात तय है। और समय समय पर ये राजघरानों का भी बड़ा इसमें योगदान रहा है। राजघराने भी संविधान के कई प्रावधानों से नाराज थे। जब इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स बंद की, राजघरानों को जो विशेषाधिकार दिए थे बंद किए, तो उससे वह खलबली मच चुकी थी, बहुत अधिक विरोध में आ चुके थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण और खदानों के राष्ट्रीयकरण से सारे पूंजीपति इंदिरा गांधी के खिलाफ हो चुके थे, और वो विरोध आज तक बना हुआ रहा। बल्कि मैं कह सकता हूँ कि आज संविधान हत्या दिवस घोषित करने के पीछे प्रतिकार के भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं क्योंकि समय की भी सीमा है, लेकिन बहुत ही अहम बिंदु हमारे साथ देखिए राव जी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। इसको बहुत ही गहराई से सोचना होगा और समझना होगा। आखिरी सवाल करती हूँ सर, जिस तरीके का आपने बताया है पूरा 400 पहले 400 पार का नारा, फिर एक जो है आवाज़ सुनाई देती है कि 400 चाहिए ताकि संविधान बदला जा सके, अपनी मनमर्जी के हिसाब से किया जाता है। और जितने भी अभी तक सरकार ने फैसले लिए हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, रात को आते हैं नोटबंदी कर जाते हैं, तमाम ऐसे फैसले सर, क्या अब यहाँ पर एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में कि देश के अंदर, क्योंकि अभी लोकतंत्र है, क्या राजतंत्र करने की कोशिश यहाँ पर बड़ी हो रही है? देखिए, लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर जा रहे हैं या नहीं, इस तंत्र को क्या नाम दे बड़ा कठिन है। लेकिन एक अलग ही टाइप का तंत्र विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं, जो राजतंत्र और पूंजी तंत्र के बीच का कोई विकल्प हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। देखिए यहाँ पर ये पत्र है जो पूरा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा है, और कई बिंदु इसमें तथ्य के साथ में जो है साझा किए हैं कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी से जो 25 जून को उन्होंने जो संविधान हत्या दिवस के तौर पर घोषित कर दिया आनन फानन में, इसके पीछे एक बड़ी भूल और एक बड़ी साजिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। ऐसे में बड़े सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार 10 साल के बाद ऐसी क्या नौबत आ पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि उनको आनन फानन में संविधान हत्या दिवस घोषित करना पड़ा। क्या इसके पीछे एक बड़ी साजिश होने वाली है? ऐसे तमाम मुद्दों पर देखिए यहाँ पर भास्कर राव जी ने अपने पॉइंट रखे हैं। अब हम पूरी इस चर्चा पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने जो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, और साथ ही में इस विषय पर गहराई से सोचने की कोशिश भी कीजिएगा कि आखिरकार संविधान को लेकर के क्या कोई बड़ी साजिश देश के अंदर रच रही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।